कक्षा 10 से यानी बोर्ड क्लास में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एसएस का जो पेपर होगा यानी कि सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देख के जाएं, क्योंकि इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर ले लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ वो फ्रांस से हुआ था। सेकंड प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सही, यानी कि 1804 में हुआ था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, किसके कल्पना दर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, द फ्रेडरिक सोरियू। प्रश्न नंबर 4, जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इस संघ की स्थापना हुई थी 1834 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 5 दिया है, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। तो ये किया था वियना में। तो राइट आंसर हमारा से हो जाएगा। जूसफ मैथ्सनी कौन था। प्रश्न नंबर 6 दिया गया, जूसफ मैथ्सनी कौन था। तो यह एक इटली का क्रांतिकारी था। तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियों में कौन सी एक नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, चीन। प्रश्न नंबर 8, निम्न में इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। तो इटली के जो एकीकरण था उसमें इन सभी को योगदान था, काबूल, गैरिबोल्डी, मैथ्सनी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो अध्याय दिया गया उसके पहला प्रश्न दिया गया है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की थी हमें ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं ड्यूक मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 2, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था। तो यह मेटरनिख ने कहा था। प्रश्न नंबर 3, कार्बोनरी क्या थी। तो कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। प्रश्न नंबर 4, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। तो यानी कि 1832 ईस्वी की कुस्तुनतिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 5, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था विलियम्स प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 ईस्वी में इसका एकीकरण हुआ था। प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी का जो एकीकरण है उसका श्रेय ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, जूसफ मैथ्सनी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो जूसफ मैथ्सनी का जन्म 1807 में हुआ था और जिनोवा में हुआ था। प्रश्न नंबर 8, जूसफ मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। इनके क्या लिखने हैं, इनके नाम लिखिए। तो पहला होगा यंग इटली, दूसरा हो जाएगा यंग यूरोप। प्रश्न नंबर 9, मेटरनिख ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो जूसफ मैथ्सनी को। प्रश्न नंबर 10, जर्मनी एकीकरण के कर्णधार कौन थे। तो ओटो वन बिस्मार्क इसके कर्णधार थे। अब देखिए हम प्रश्न, ये जो अगला चैप्टर दिया गया है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद दिया है उस पे जो प्रश्न दिए हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे। तो ये 1915 में भारत लौटे थे। तो आंसर द हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। पहला जो सत्याग्रह था तो चंपारण बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 किसकी रचना थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? तो इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा था? तो इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? से। प्रश्न नंबर जो 5 दिया है, निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली जो आंदोलन है उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास में लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ब लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रश्न नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर, यानी कि ये हो जाएगा द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? करो और मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने, वो कब दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आंदोलन हुआ था वो साबरमती गुजरात से प्रारंभ किया गया था, यहाँ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद में लाला लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? तो ये किसके विरोध था इसमें? तो इसका राइट आंसर साइमन कमीशन के खिलाफ था। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से? वह, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आती लघुतरात्मक जो प्रश्न है इस अध्याय की, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया गया, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया था? तो नस्ल भेद के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 2, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया? तो खेड़ा जो सत्याग्रह किया गया था फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु किया गया था। प्रश्न नंबर 3, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, और कब हुआ था? 1918 में। प्रश्न नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोक के कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पिकेटिंग। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग कहा जाता है। इसको पिकेटिंग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास में जो हो जाएगा पिकेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से प्रश्न नंबर जो 6 दिया है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो इस कमीशन का विरोध इसलिए किया है क्योंकि इस कमीशन आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। प्रश्न नंबर 7, 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 8, लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 9, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये मुंबई से आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 11 दिया है, वर्ष 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था?
तो ये चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये था। प्रश्न नंबर 12, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे पहले जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भूमंडलीकरण ये दिया है हमें। पहला जो प्रश्न है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो सबसे बड़ा केंद्र क्या था? यूरोप। सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में तय यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 3, भारत ने विदेश जाने वाले अनुबंध श्रमिकों को क्या कहा था? क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरमिटिया। तो इसका राइट आंसर हो गया। 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंडरपेस्ट की बीमारी फैली हुई थी। प्रश्न नंबर जो 5 है रिंडरपेस्ट बीमारी किससे फैली थी? तो जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी वो पशुओं से फैली थी। किससे फैली थी? पशुओं से। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था 1829। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। तो राइट आंसर ब हो जाएगा। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था 1947 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृहत स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में शुरू हुआ? तो ये जो उत्पादन का जो अर्थव्यवस्था में वृहत स्तर पर जो उत्पादन का चलन शुरू हुआ था तो वो हुआ था 1920 में। फिर वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? G77 तो ये विकासशील देशों का समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को रिक्त स्थान यानी किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कार्न लो। किसके नाम से जाना जाता है? कार्न लो। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ये रिक्त स्थान तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था को सामने आ चुकी थी। तो ये 1890 तक वैश्विक जो कृषि है अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक युग कैसे युद्ध था? तो ये औद्योगिक युग था। प्राचीन काल में कोड़िया का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। अब देखिए इसमें अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उन पे देख लेते हैं। एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग किस शहर के नाम से संबोधित करते थे? तो इसको एल्डोरा शहर को यूरोप के लोग सोने का शहर के नाम से इसे संबोधित करते थे। प्रश्न नंबर 2, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था? तो ये गलती से अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था। प्रश्न नंबर 3, चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर है चटनी म्यूजिक त्रिनाद एवं गुयाना में लोकप्रिय था। प्रश्न नंबर 4, भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधित प्रावधान को कब समाप्त किया गया था? तो इसे सन 1921 में समाप्त किया गया था। प्रश्न नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो इसमें थे हमारे पास में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि। आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इस समय आंदोलन प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर जो 7 है, ऐसी दो संस्थाओं के नाम बताइए जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए थे। तो नंबर 1 इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हो जाएगा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व बैंक। हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कार निर्माता था।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया था? तो ये सन 1947 में। प्रश्न नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन, तुर्की, बुल्गारिया सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर 11, भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों के एक वंशज का नाम बताइए। तो इसके वंशज हैं वीएस न्योल, नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रश्न नंबर 12, वीटो का अधिकार का एस्य बताइए। तो इसका उत्तर है वीटो अधिकार प्राप्त देश वीटो अधिकार के सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है उदारीकरण का आशय बताइए। तो इसका उत्तर है इस व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था के मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है विनिमय दर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो अध्याय है सत्ता की साझेदारी, इसके जो वैकल्पिक जो प्रश्न आते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए पहला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले बेल्जियम में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। बेल्जियम निम्न में से किस देश महाद्वीप का देश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यूरोप। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज्यादा समूह और ताकतवर थे? तो वो थे फ्रेंच, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए थे? तो वो किए थे बेल्जियम ने। प्रश्न नंबर 9 दिया गया श्रीलंका के गृह युद्ध कब अंत हुआ था? तो वो हुआ था 2009 में। प्रश्न नंबर 6, 1956 ईस्वी में श्रीलंका ने कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित किया था? तो सिंहली ने। प्रश्न नंबर 7, श्रीलंका में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह है बौद्ध धर्म। किस देश में दो समुदायों के बीच आपसी अविश्वास ने बड़े टकराव को रूप ले लिया? तो वो लिया था श्रीलंका ने। तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, बेल्जियम में फ्रेंच व डच बोलने वाले लोगों में तनाव कब होने लगा? तो 1950 और 60 में। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायपालिका की जो नियुक्ति करेगा वो कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अब इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं कुछ, देखिए पहला प्रश्न है श्रीलंका रिक्त स्थान में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। तो वो है सिंहली। यूरोपीय संघ का मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश कौन सा हो गया? श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में कुल जनसंख्या में प्रतिशत सिंहली है। तो इसमें राइट आंसर कितना आ जाएगा? 74%। बेल्जियम की आबादी में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। अब इसमें अति लघुतरात्मक जो प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न है 1950 और 1960 के दशक के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रकट समस्या क्या थी? तो वो थी भाषाई विविधता। प्रश्न नंबर 2, उस देश का नाम लिखिए जहां 1956 के बाद जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया था। तो ये श्रीलंका सत्ता की साझेदारी से ये है इसमें। प्रश्न नंबर 3 है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त होती है। गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना कम रहती है तथा सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट जो अध्याय है संघवाद, इसमें जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, पहला प्रश्न है एकात्मक सरकार से का क्या आशय है? तो उसका उत्तर है जिस देश में एक ही स्तर की सरकार हो एवं समझ सकते हैं केंद्रीय सरकार में निहित हो। प्रश्न नंबर 2, संघात्मक शासन से क्या आशय है?
तो इसका उत्तर है जिस देश में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हों उसे संघात्मक शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस देश में एकात्मक सरकार है? कोई 2 नाम लिखिए। तो एक तो इंग्लैंड और एक हो गया जापान। किन देशों में संघात्मक सरकार है? कोई 2 नाम लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से संगठित होती है? तो 2 तरीके से, एक 7 आकर संघ बनाना, एक प्रादेशिक विभाजन द्वारा। वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो वहां पे है संघात्मक सरकार। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था थी? तो 2 स्तरीय यानी कि द्विस्तरीय थी। प्रश्न नंबर 8, आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 तत्वों के नाम बताइए। तो पहला है आपसी समन्वय, दूसरा है साथ रहने पर सहमति। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो इसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। प्रश्न नंबर 10, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में विषयों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? तो 3 सूचियों में किया गया है, एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 12, संघ, राज्य व समवर्ती सूचियों में कितने कितने विषयों में शामिल किया गया है? तो देखिए, संघ जो सूची है उसमें 97 संघ है और राज्य में 66। ठीक है, राज्य में कितनी है? 66 और समवर्ती में कितनी है? 47। संघ सूची की किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखिए। तो पहला है संचार, दूसरा है बैंकिंग। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में किया जाता है या सत्ता की भागीदारी बढ़ाई जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत में पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें नंबर 1 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत की मुखिया का पदनाम कौन सा होता है? सरपंच। प्रश्न नंबर 17, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में गांवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पंचायती राज के नाम से। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 33 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 21, 73वें संविधान संशोधन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है नियमित चुनाव यानी 5 वर्ष बाद, दूसरा संवैधानिक प्रावधान, तीसरा आरक्षण की व्यवस्था। प्रश्न 22, भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये संघ सरकार को है। नेक्स्ट जो अध्याय दिया गया है लोकतंत्र और विविधता, इसके जो ऑप्शन वाले प्रश्न है उन पे देखते हैं। पहला जो प्रश्न है अधिकतर सामाजिक विभाजन पर आधारित होता है, तो ये किस पर होता है? जन्म पर। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग किस समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिल समुदाय। प्रश्न 3, अमेरिका में 1954-68 के बीच कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए। प्रश्न नंबर 4, विविधता को समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे लोकतंत्र। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954-68 किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में लड़ा गया। प्रश्न नंबर 2, श्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला? तो ये 1966 से 1975 तक चला था। प्रश्न नंबर 3, ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन 2 पंथों में विभाजित है? तो ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी एक तो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक पंथों में विभाजित है। भारत के लोग पहले अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं? तो भारत के लोग अपनी को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी क्षेत्र या अन्य समुदाय का सदस्य। प्रश्न 5, एफ्रो अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? तो एफ्रो अमेरिकन व श्वेत अफ्रीकी लोग हैं जिनके पूर्वजों को
17 अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। प्रश्न 6, सामाजिक अंतर से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है सामाजिक अंतर से वे स्थितियां हैं जिनमें जन्म साथ आर्थिक, जातीय, सामाजिक असमानता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। प्रश्न 7, कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। प्रश्न 8, संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 सामाजिक विभाजनों के नाम बताइए। तो एक तो श्वेत अमेरिकी, दूसरा अश्वेत अमेरिकी। प्रश्न नंबर 9, उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जातीय समूह के नाम बताइए। तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जातीय समूह 2 हैं, एक तो रोमन कैथोलिक जिसमें 44% के समथिंग है, और प्रोटेस्टेंट जो 53% के समथिंग है। नेक्स्ट चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो भारत में जनगणना 2011 अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो ये लगभग 54% यानी 54% के समथिंग। राजनीति के क्षेत्र में प्राय अभिव्यक्त होता है। तो इसमें धार्मिक विभाजन। कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में है? तो ये है जाति आधारित। 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा? तो ये बढ़ा था मुस्लिम का। निम्न में से भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये पंचायती राज संस्थाएं। अब रिक्त स्थान है इसमें से। लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री और पुरुषों की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित है। इन दोनों रिक्त स्थान में क्या आएगा? एक में आ जाएगा रूढ़ छवियां, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। प्रश्न नंबर 2, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों को हिस्सा कितना था? तो ये था 16.6% था। भारत में 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल आबादी की कितनी थी? 14.2% थी। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। भारत में क्या देता है? संविधान देता है सभी नागरिक और समुदायों को किस धर्म का पालन करने की आजादी। अध्याय ये दिया है जन संघर्ष आंदोलन। तो पहला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। ठीक है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। सेवन पार्टी के अलायंस किस देश से संबंधित है? ये नेपाल से संबंधित है। निम्न में से जो वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है? तो यह है मानव अधिकार संगठन, यानी कि खेस का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जन आंदोलन का उदाहरण है? तो जन आंदोलन का उदाहरण पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी हथेली आंदोलन, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है नेपाल में अंतिम राजा कौन थे? तो ज्ञानेंद्र। प्रश्न नंबर 2, बोल्विया जल युद्ध का क्या परिणाम निकला? उत्तर है ठेकों को निरस्त कर पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया। दबाव समूह किसे कहते हैं? समान पैसे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोगों के संगठन को दबाव समूह कहते हैं। प्रश्न 4, आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है जब कोई जन समूह जनता के व्यापक हित में राजनीति को प्रभावित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न 5, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो ये सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु किया गया आंदोलन था। प्रश्न 6 है हित समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ग विशेष हित समूह जैसे मजदूर संघ, जन सामान्य के हित समूह। प्रश्न 7, लोकतंत्र की तीसरी लहर से क्या आशय है? जिन देशों में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था वे देश तीसरी लहर के में आए थे। प्रश्न 8, सेवन पार्टी अलायंस क्या था? तो इसका उत्तर है नेपाल के सभी 7 बड़े राजनीतिक दल मिलकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो गठबंधन बनाया गया 7 पार्टी अलायंस क्या कहा गया। किन 4 जन आंदोलनों के नाम लिखो। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराबी विरोधी आंदोलन और महिला आंदोलन। प्रश्न नंबर अभी देखिए संसाधन और विकास पर आधारित प्रश्न है। लौह अयस्क के किस प्रकार का संसाधन है? तो गैर नवीकरणीय। प्रश्न नंबर 2, जवारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ये अचक्रीय।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो वनों इसको हो जाएगा अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो ये की जाती है उत्तराखंड में। प्रश्न 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका जैव और अजैव में। निम्न में से कौन से अजैव संसाधन हैं? तो चट्टानें। अचक्रीय संसाधन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन। नवीकरण योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। प्रश्न 11, भूमि एक संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। जलोढ़ मृदा निम्न में से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ जो मृदा है वो गन्ना की, गेहूं और चावल, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली जो मृदा है दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? निम्न में से किस राज्य की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। चादर अपर्धन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल। रेगिस्तान वाले प्रश्न है, पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जिन्हें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संसाधन। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो, तो रेगिस्तान रियो डी जेनेरो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं? 32.8 लाख। सुबेसर द्वारा लिखित पुस्तक है स्मॉल इन ब्यूटीफुल। फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्षक मेखला। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पे देखते हैं। पहला है, संसाधनों को तत्वों या पदार्थों के निर्माण में सहायक कारक सकता है। तो एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। प्रश्न नंबर 2, अनवीकरणीय संसाधनों के कुछ 4 उदाहरण दीजिए। तो एक है कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि न पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखी। पहली है, काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी होती है। नंबर 2, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। लेटेराइट मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, काजू की जो फसल है काजू की फसल उगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो लाल लेटेराइट मृदा। प्रश्न नंबर 7, भूस्खलन प्रश्न नंबर 7 है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक मानव जनित कारक कौन कौन से हैं? तो ये प्राकृतिक कारक पवन, मानव जनित जो कारक है वनोन्मूलन। अब हम वन जीव जो ये है संसाधन जो चैप्टर है उसमें से देखते हैं। पहला है, विश्व में सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो ये लगभग 8%। एक अनुमान के तहत भारत में कितने प्रतिशत वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? तो 10%। निम्न में कौन सा एक संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में नहीं आता? तो वो है गाय। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। सरिस्का भाग रिजर्व राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। हिमाचल यव यानी लूम क्या है? तो ये एक औषधीय पौधा है। वन विभाग के अनुसार वनों का प्रकार है
तो वन आरक्षित वनों में आते हैं। वन विभाग के अनुसार वनों के प्रकार आरक्षित वन। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? हिमालय क्षेत्र में वृक्षों को बचाने के लिए। प्रोजेक्टर टाइगर क्या है? 1973 में बाघ संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजना। प्रश्न नंबर 3, किस नदी परियोजना से मध्य प्रदेश का 4 लाख हेक्टेयर वन जलमग्न हो जाएगा? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना से। प्रश्न नंबर 4, गैंडे के संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? असम में है। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वनों में कौन सा एक सर्वाधिक मूल्यवान वन पाया जाता है? तो ये होता है आरक्षित वन। किस राज्य में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। अब जल संसाधन पे आधारित जो अध्याय है उसमें देखिए हम, पहला है, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत के लिए मंदिर कहा था? नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर टांका। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा रहा है? तो वह है भागीरथी। विश्व में जल के आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो 2.5 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 2.5 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसके लिए गुल और कुल विधि अपनाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये हमारे पास में चंबल घाटी परियोजना। पृथ्वी के धरातलीय जल का कितना प्रतिशत भाग खारे जल का है? तो 97% भाग। जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो इसका बिसलपुर परियोजना से होती है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में बैरिया, छोटी कुई किस जिले में स्थित है? ये बाड़मेर और जैसलमेर में। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, गुल और कुल क्या है? तो इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में पर्वतीय क्षेत्र में वाहिकाओं को गुल या कुल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दे जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर जल की कमी है। मेघालय की राजधानी शिलांग। खड़ील और जोहड़ क्या है? इसका उत्तर है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए। प्रश्न नंबर 4, जल दुर्बलता के 2 कारण लिखिए। तो इसका है, नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं। नंबर 2 है जल का असमान वितरण। प्रश्न नंबर 5, टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाई जा रही है। जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल प्रबंधन से तात्पर्य जल योजनाओं से है। विकास और सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीकी। प्रश्न नंबर 7, भारत में सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी मानव निर्मित जो नहर है इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध है। प्रश्न नंबर 9, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो पांचना बांध। पांचना बांध कौन सी 5 नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये बरखेड़ा, भद्रावती, माची, मसावट, हटा नदियों के संगम पर करौली जिले के गुडला गांव में बना हुआ है। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यह है माही बजाज सागर परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम बताइए। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना भाखड़ा नांगल, रिहंद परियोजना, दामोदर, हीराकुंड, कोसी और टिहरी आदि हैं। अब कृषि से संबंधित है अध्याय, उस पर देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसलों में नहीं है चावल। भारत निम्न में से किस उत्पाद का निर्यात करता है? निर्यात यानी कि जो अपने देश में पैदा होते हैं और उनको बाहर बेचता है, तो वो चाय, कॉफी, मसाले, यानी ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो मोटा अनाज कौन सा नहीं है? गेहूं। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल का चीन। प्रश्न नंबर 6, जूट किस प्रकार की फसल है? तो जूट एक रेशेदार फसल है। निम्न में से दलहनी फसल कौन सी है? दलहनी फसल में आएगा मटर।
निम्न में से कौन सा जायद की फसल है? जायद की फसल में आएगा तरबूज। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। कौन सी आएगा इसका राइट आंसर? गेहूं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है इसकी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल। भारत की दो प्रमुख फसलों के नाम लिखिए, चाय और कॉफी। किन्हीं दो बायोडीजल फसलों के नाम बताइए, जट्रोफा और जोजोबा। गन्ने की फसल तैयार करने में कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष। भारत में पैदा की जाने वाली सूक्ष्म प्रदेशों की फसलों का नाम बताइए, ज्वार, बाजरा और रागी आदि। भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान आ जाएगा। मक्का फसल के लिए आवश्यक तापमान लिखिए, तो इसका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। इन दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, तो दो हो जाएंगे, जूट और कपास हो जाएगा इसका राइट आंसर। गन्ना किस कटिबंध की फसल है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की। कपास उगाने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम बताइए, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए। कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहा जाता है, जूम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, हमारे देश में अरेबिका किस्म की पैदा की जाती है, यानी कि कॉफी। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि कार्यों में संलग्न है। प्रश्न नंबर 4, गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग समय लगता है 1 वर्ष। भारत को रेगिस्तान के पौधे का मूल स्थान माना जाता है कपास।